मंत्री निर्मला सीतारमण प्रत्यूष मिलने पहुंच गई है राष्ट्रपति से और मुझे लगता है दही चीनी की रस्म राष्ट्रपति एक बार फिर जरूर करेंगी। मुझे लगता है कि अब तक दही चीनी खिला दी होगी और आज मंगलवार का दिन है और सबसे बड़ा सवाल है कि कितना मंगलकारी होगा इस बार का बजट और लोगों को कितनी राहत देने वाला होगा ये बजट। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की, बजट को अंतिम रूप दिया और टैब में ये बजट लेकर के पेपरलेस बजट की बात होती है और ये निर्मला सीतारमण ने इस रस्म को खत्म भी किया। वो ब्रीफकेस में लेकर नहीं पहुंची, वो टैबलेट में लेकर बजट पहुंची और लाल रंग के कपड़े जो कि शुभ माना जाता है, ये देखिए जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो बेहद खास तस्वीरें आज सुबह की आपके सामने। राष्ट्रपति से बजट के लिए मंजूरी लेने के लिए पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रपति ने भी दही चीनी खिलाकर वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी है कि बजट शानदार होना चाहिए, लेकिन सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, किसान, युवा, गरीब और महिला जो है उनके अपने अपने टेंशन है और अपने बजट सेरेमनी की शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी के साथ, बजट की हलवा और ये दही शक्कर। और इस बार बजट में लोग अपने घरों में बनाने वाले हलवे में कितना घी और कितना शक्कर मिला पाएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, और चलिए जल्दी से रवि त्रिपाठी का मैं रुख कर लेती हूँ। रवि देखिए, हलवे के साथ बजट सेरेमनी शुरू हुई और राष्ट्रपति ने दही चीनी खिला दी है, लेकिन मेरी और आपकी जो चिंता है वो अलग ही है, सैलरीड क्लास की और मिडिल क्लास की। साहब आप दही चीनी जरूर खाइए, लेकिन हमारे बटुए में थोड़ी चीनी जरूर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए दही और चीनी शुभ होता है। किसी भी काम करने से पहले आपको दही चीनी आपके गार्जियन ने भी खिलाया होगा जब आप कहीं से शुभ काम करने गई होंगी, तो मान के चलिए शुभ काम करने चलिए। और कहीं ना कहीं एक उन पर दबाव होगा। देखिए जो मैंडेट आया उसके बाद एक दबाव है कि जनता जो है कहीं बेरोजगारी को लेकर नाराज है, महंगाई को लेकर नाराज है, तो जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए। उसके अलावा 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट होगा। हो सकता है जवानों नौजवानों के लिए कुछ काम हो, रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा हो, बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर हो सकता है स्पेशल पैकेज का नहीं स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी कुछ राहत वाली घोषणा आ सकती है। महंगाई को से राहत वाली घोषणा महिलाओं को और मिडिल क्लास को राहत देगा। साथ साथ सर्विस क्लास के लिए टैक्स में जो न्यू रिजीम है उससे कुछ राहत मिल सकती है। देखिए संसद भवन हमारे पीछे और निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है। 2 बार फोटो ऑप हो चुका है, लेकिन आज मुस्कुराती हुई दिख रही थी। जब वो पहला फोटो ऑप फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने कर दे रही थी उसमें मुस्कुराती हुई दिख रही थी। यानी अगर बजट वो पेश करें और जनता भी समझ लीजिए कि आप नहीं मुस्कुराने वाले हैं, वो अपना राजकोषीय देखेंगी, वो आपको नहीं देखेंगी। वित्त मंत्री का मुस्कुराना खतरनाक हो सकता है आज के दिन। नहीं, देखिए उम्मीद किया जाए कि इस बार उनकी मुस्कुराहट इसलिए ठीक जरूरी है क्योंकि इस जनता ने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई है। तो जनता की नाराजगी को और इस मुस्कुराहट को दोनों को मिलाइए तो बीच का भी रास्ता निकलता है, तो कुछ ना कुछ जनता को रियायत जरूर मिलेगी। और मैंने कहा ना चुनाव है इसलिए जरूर रियायत मिलेगी। पिछले चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ये नतीजे आए हैं, क्योंकि आपको लगा कि राम मंदिर की वजह से वोट मिल जाएगा। आपने 3 राज्यों में रवि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये बजट नहीं चूंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है इस साल के अंत में, फिर कल अगले साल के शुरुआत में भी चुनाव है, तो क्या ये चुनावी बजट होगा? अब बिल्कुल इसको चुनाव से जोड़ के देखिएगा, क्योंकि जो अभी मैंडेट आया इसके बाद आपको 4 राज्यों में चुनाव होना है। जैसे आप दिल्ली के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें चुनाव आपको जीतना होगा। अगर चुनाव सरकार नहीं जीतती है, सरकार बेहद दबाव होगा सरकार पर, सरकार के अंदर खलबली मचेगी, विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर धारदार होगा। तो उससे बचने के लिए सरकार कोशिश करेगी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ जाए। जो हार्ड होने का मैसेज था उससे थोड़ा सॉफ्ट होने की सरकार कोशिश करेगी। रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए कल आर्थिक सर्वेक्षण में आया है कि लगभग 80 लाख रोजगार हर साल दिया जाएगा, तब जाकर 2030 तक आपका कोटा पूरा होगा जो चीज जरूरत है। उसके अलावा तो झलक हमें मिल गई थी, एक लोडर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि कितनों को नौकरी दी जाए। ये तो आलम है इस वक्त। रवि मैं एक जिक्र और यहाँ पर करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो मोदी ने अपनी 4 जातियों का जिक्र किया था और आपको अच्छी तरह याद होगा, युवा, महिला, गरीब और किसान। मेरा सबसे बड़ा आज जो सवाल है वो यही है कि क्या इन 4 जातियों का जिक्र कर कर मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी 3.0 शुरू हुआ है, क्या इन 4 जातियों पर आज केंद्रित रहेगा बजट?
बिल्कुल फोकस होना चाहिए। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही बजट होना चाहिए जिसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा जाए, जिसमें महंगाई से उनको राहत मिले, किसानों को राहत मिले, जिसमें उनको कहीं ना कहीं खेती करने में आसानी हो। किसान बहुत परेशान है, आप जानती हैं। तो हो सकता है कि जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, हो सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन मिलता है उसको बढ़ाया जाए। साथ साथ हो सकता है नौजवानों के लिए जल्दी से एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ पहले करा देती हूँ। मेरे साथ कनिका तिवारी जी है, सीईओ है मदरलैंड हॉस्पिटल की, वो मौजूद है। मेरे साथ रमन अग्रवाल जी मौजूद है जो कि डायरेक्टर है FIDC के फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के। मेरे साथ के सिन्हा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आप भली भांति उनको पहचानते भी हैं। मेरे साथ AK मट्टू साहब हैं और AK मट्टू साहब फॉर्मर ex-GM है, RBI फाइनेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ मुकेश जैन साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। और मैं जल्दी से आप जितने भी मेहमान, और मेरे साथ बामजाई साहब भी हैं, और कुछ दूसरे स्टूडियो में भी मेरे साथ गेस्ट हैं, उनके नीरज जी, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन सारे एक्सपर्ट्स से आज मेरा एक ही सवाल है, मोदी की 4 जातियों का क्या आज कहा जाए उनका कुछ भला होने जा रहा है और आज के बजट से क्या उम्मीद है? जल्दी जल्दी छोटा छोटा जवाब। सबसे पहले कनिका जी आप। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे एक जाति की मैं बात करना चाहूँगी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि मैं वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस देखना चाहती हूँ। जो हमारा पिछला आयुष्मान भारत स्कीम था उसमें वुमेन एंड चाइल्ड को हटा दिया गया था, तो मैं वो एक्सपेक्ट करूँगी कि इस स्कीम में उसको वापस इंक्लूड किया। डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा साहब, क्या एक्सपेक्टेशन डिफेंस सेक्टर की? सोमना जय हिंद। देखिए, जो डिफेंस है वो चारों जातियों का समावेश है। जय जवान जय किसान, हम ही है किसान, हम ही है जवान, हम ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम ही प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और वो बहुत बड़ी जो चीज़ थी नहीं है, अब दिखने लगी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, इतनी उसकी कैपेसिटी है कि GDP का 1% केवल डिफेंस अपने तरीके से बढ़ा सकता है। ये है कि आपके ऊपर इसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, आज हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़ गए हैं। और गौरव वल्लभ, मैं आज बड़ी उत्साहित हूँ आपसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आप अच्छी खासी पकड़ रखते हैं फाइनेंस सेक्टर पर और अर्थव्यवस्था पर। और अभी तक क्योंकि आप किसी और दल में थे तो यहाँ सब कुछ काला ही काला था, खट्टा ही खट्टा है, लेकिन आज आप कहीं और बैठे हुए, तो आज के बजट से क्या उम्मीद है और कितना शानदार आपके हिसाब से आज का बजट होने जा रहा है? देखिए, मैं तो जो हमारे सामने आर्थिक सर्वेक्षण आया है कल का, उससे बजट में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती उस पर बात करूंगा। कल के आर्थिक सर्वेक्षण में शोभना जी, दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। मैं दुनिया के तमाम राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ, एडवांस्ड इकोनॉमीज भी, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज भी, चीन, अमेरिका, यूके, जर्मनी, कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, सिवाय भारत के कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हाई GDP ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, जो ब्लू इकोनॉमी जो ओशियन से संबंधित है और ग्रीन इकोनॉमीज जो जिस तरह से फ्लरिश हो रही है, उस पे थ्रस्ट का एक खाका दिया जाए। जी गौरव वल्लभ जी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, राजकोषीय घाटे को देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आम बजट है, आम लोगों का बजट है। क्या मिलने वाला है मिडिल क्लास को, क्या मिलने वाला है बेरोजगार युवाओं को, क्या मिलने वाला है किसानों को, ये बता दीजिए। प्रत्युष जी, पहली बात, मिडिल क्लास को ज्यादातर जो मिडिल क्लास के ऊपर इम्पैक्ट है वो GST का आता है, और GST इस बजट के बाहर है क्योंकि वो GST काउंसिल डिसाइड करती है GST की दरें। तो सिवाय इनकम टैक्स के आप बजट से मिडिल क्लास किसी भी तरह की उम्मीद लगाए, वो एक तरह के गलत होगा, क्योंकि GST काउंसिल GST की रेट्स डिसाइड करती है। MSP पर कुछ होगा गौरव जी? MSP पर कुछ होगा? देखिए यहाँ पर गौरव जी, मैं आऊंगी आपके पास, मुझे और एक्सपर्ट्स का भी रुख करना है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि सरकार की आमदनी के सिर्फ 2 जरिए हैं, एक तो टैक्स जो कि 63% है और दूसरा कर्ज जो कि 28% है। रमन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, MSME सेक्टर क्या उम्मीद है? MSME सेक्टर के लिए बहुत उम्मीद है, इसलिए मैंने जैसे कहा कि इस बार सरकार के पास करीबन 1.5 से 2.25 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा राशि है RBI डिविडेंड और टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। तो MSME सेक्टर ये की उम्मीदें हैं कि जो MSME को कर्ज लेने में दिक्कत आती है उसके लिए NBFCs का रोल, बैंक्स का रोल बहुत अहम रहा है। तो MSMEs के लिए कम दर्ज पर लोन उपलब्ध कराना, उसके लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो गारंटी स्कीम सरकार ने चलाई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। और ये एक उम्मीद है कि MSME मट्टू सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसानों ने देखिए अगस्त में आंदोलन का ऐलान कर दिया, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, MSP को लेकर कुछ आपको लग रहा है उम्मीद है?
देखिए जी, पहले सबसे पहले आपको एमएसपी का पूरा खाका समझना पड़ेगा कि एमएसपी है क्या। हिंदुस्तान में मतलब पूरे इंडिया में लगभग 56 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री का प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 17% फूड ग्रेन एंड उससे रिलेटेड है, 31% ये आपका लाइफ स्टॉक एंड अदर है, और 26% वेजिटेबल फ्रूट एंड स्पाइसेस है, 7% फॉरेस्ट्री है, 7% फिशरी वगैरह मिला के है। और उस 17% में से भी गवर्नमेंट जो है ना 22 क्रॉप में 6% जो है वो एमएसपी के अंदर लेती है, और उसमें मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो है पंजाब और हरियाणा है। ठीक है। 2022-23 में 92% पंजाब के किसानों को और 73% हरियाणा के किसानों को इन केस ऑफ पैडी, और वीट में 72 और 56% था पंजाब हरियाणा का रेस्पेक्टिवली। तो अब आप देखिए 3.4 लाख करोड़ उन्होंने एमएसपी में टोटल 22-23 में लिया है। अब 56 लाख करोड़ के मुकाबले में आप देखिए 3.4 लाख करोड़ एमएसपी में कितना कवर हो जाएगा। वैसे ही 17% कवर हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे को, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। मुकेश, हाँ ठीक है, मुकेश जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ, टैक्स एक्सपर्ट है, और मुकेश जी जो सैलरीड क्लास है उसका सवाल है ये 12 महीने में 5 महीने की जो तनख्वाह है ना टैक्स में सरकार हमसे ले लेती है, तो क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि साहब 2047 के विकसित भारत का बजट आने वाला है, तो कुछ सैलरीड क्लास को इस टैक्स में कुछ राहत आप देख रहे हैं क्या? देखिए, सैलरीड क्लास को जो राहत की उम्मीद है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी 50,000 है अभी, तो उसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाया जाएगा, 75,000 मैक्सिमम 1 लाख कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को भी देखेंगे तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2024 में 16,54,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। अब उस फिस्कल डेफिसिट को अगर गवर्नमेंट उसको रिडक्शन की तरफ बढ़ रही है, यानी 5.6% ऑफ जीडीपी है, वो 5.1% 24-25 में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, और 4.5%। अगर हम फिस्कल डेफिसिट को घटाने की तरफ जाते हैं, इसका मतलब या तो हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी या खर्चों को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद करनी तो गलत है। नीरज जी भी हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से बने हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। नीरज जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में एटीसी में कुछ बदलाव होगा, बढ़ सकता है, 1.5 लाख से 2 लाख हो सकता है? देखिए प्रत्युष जी, मेरे को नहीं लगता कि एटीसी की डिडक्शंस को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। बहुत टाइम से 1.5 लाख पे है, 50,000 की एनपीएस की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। कितने सालों से तो एटीसी 1.5 लाख पे अटका पड़ा है जी। अब तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ अभी कभी मेरे को लगता नहीं कि खास ध्यान दिया है कि 1.5 लाख से कभी उसको बढ़ाने की सोची है। रादर देन न्यू टैक्स रिजिम में आप देखिए, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले जब पहले इंट्रोड्यूस हुई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, फिर उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। हाउस टैक्स का जो आपका हाउस इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है हाउसिंग लोन का, वो अभी भी नहीं मिल रहा है न्यू रिजिम में। तो मुझे लगता है कि एक तो न्यू रिजिम में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट देना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाना चाहिए, और कुछ ऐसी पुरानी डिडक्शंस हैं आप देखिए, जैसे जो आपका हॉस्टल अलाउंस है वो 300 रुपये पर मंथ पर स्टूडेंट है, अलाउड हमें एग्जम्पशन मिलती है। एजुकेशन अलाउंस आज भी 100 रुपीज पे अटका हुआ है। ठीक है सर, आएंगे आपके पास, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, और 11 बजे क्योंकि बजट भाषण शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे लगता है सभी मेहमानों से हमें जान लेना चाहिए। बामजई साहब, आपका क्या मानना है, किस तरह का बजट आज आने वाला है, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए कि तोहफे मिलने वाले, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 4 केंद्र बिंदु हैं। एक तो ऑब्वियसली वित्तीय घाटा है। वित्तीय घाटा 5.1 इंटरिम बजट में बताया गया था। अब उसके ऊपर आपकी नीडल मूव करेगी या ना करेगी वो देखना पड़ेगा कि 24-25 का फुल बजट में 5.1 का ही अनाउंसमेंट आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो केपेक्स है। इंटरिम बजट में हमने 11,10,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एयरपोर्ट, पोर्ट, जो भी रोड, हाईवे, सब कुछ, वो उतना ही आएगा फुल बजट में कि उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, ये भी देखना है। बट मेरा एक जो है सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज मिडिल क्लास के लिए जो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि कहीं एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोई सरचार्ज अगर आ गया तो फिर, बिकॉज आपने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने और सेबी चेयरपर्सन और इकोनॉमिक सर्वे ने तो कल साफ तौर से बोल दिया, देयर इज स्पेकुलेशन गोइंग ऑन विद पीपल यूजिंग सेविंग्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रांसफरिंग इट टू द मार्केट। जी न्यूज़।